स्वागत है आप सभी का आर्यभट्ट क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का जो टेस्ट लिए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला टेस्ट है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठेंगे और हो सकता है तो वो पेंसिल का इस्तेमाल करें और जो सॉल्यूशन कराते हैं वो आप उसको बढ़िया से इसमें लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर किस देश ने भारत पर शासन किया। तो ये इंग्लैंड के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को एक उपनिवेश बनाया गया था और इसने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश पर राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से नियंत्रण कर उस देश पर शासन करता है तो उस शासन करने वाले देश शासित देश को क्या कहते हैं? तो जो बड़ा और शक्तिशाली देश होता है और ये किसी अन्य देश पर कब्जा कर लिया, ए मान लीजिए बी पर कब्जा किया है, तो ये जो बी है ए का उपनिवेश है, यानी कि ए क्या कर रहा है? इसका नियंत्रण एवं समन्वय कर रहा है आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से। तो ए का उपनिवेश है बी। तो कुछ इस प्रकार से उपनिवेश का परिभाषा पूछा जाता है कि उपनिवेश क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप परिभाषा के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी ऑप्शन को देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दो का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उदारीकरण ये क्या होता है? जब सरकार निजी कंपनियों के प्रति उदारवादी नीति अपनाता है तो इसे हम उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण क्या होता है? जब सरकारी कंपनियों का प्राइवेट में परिवर्तित किया जाता है, प्राइवेट के सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाता है, तब उसे हम निजीकरण कहते हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाया गया था? तो ये 1991 में लाया गया था। ये है क्या? तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG। ये LPG गैस वाला नहीं है, ये LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। तो ये सभी टर्म्स आपको पता होंगे, तो आप इसमें लिख लीजिएगा और बता चुके हैं तो आपको ध्यान में रखना है सब। ये तीनों शब्दों का वर्णन करने के लिए 5 नंबर में आपसे पूछता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपनिवेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्रियाएं कहलाती है। यानी कि वो कौन जो क्रिया हम करते हैं उससे हमको कुछ आय प्राप्त होता है तो वो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था का कार्य नहीं है या कार्य नहीं हो सकता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान में होगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। तो हाँ, ऐसा करता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर ए भी ये भी संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ ये भी संपन्न हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? तो ये ब्राउन के द्वारा कहा गया था, प्रोफेसर ब्राउन।
ये प्रोफेसर ब्राउन है कौन? तो ये एक अर्थशास्त्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और भी ऑप्शन देखें तो ये कौन है? इनको जो प्रोफेसर मार्शल हैं, ये प्रोफेसर मार्शल को इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किनको? तो मार्शल को। और ऑप्शन नंबर सी में है रेगनर नर्स। इनके द्वारा गरीबी के दुष्चक्र, गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया था। और ऑप्शन है पीगू। इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में इन्होंने कुछ कथन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, यानी क्या क्या नहीं आता है। तो अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा के अंतर्गत हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो भी क्रियाएं इनमें संपन्न होती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो ये कृषि आता है, वानिकी आता है, खनन आता है, और जल कृषि बोल सकते हैं, ये सभी आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण मुख्य रूप से आते हैं, जिनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं, जो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, टीचर्स, और जो भी आपको परिवहन सुविधाएं मिल रहे हैं, इन सभी को मिला करके हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखते हैं। बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सभी किस में आएंगे? तो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो अर्थव्यवस्था या ढांचा के अंतर्गत क्या शामिल है? ये 3 शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? कृषि, तो ये शामिल है। पशुपालन, तो ये भी शामिल है। वानिकी, यहाँ बन नहीं होगा, वानिकी होगा। ठीक, आप लिख लीजिएगा वानिकी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। वैसे भी अगर ये आंसर नहीं होता तो ये और ये, तो ये 2 सही है, तो एक से अधिक सही, ये डी ही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक क्षेत्रों को और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? प्राथमिक क्षेत्रों को और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो ये इसको हम कृषि के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये विनिर्माण किसके अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप सब इसको बार बार लिखते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थव्यवस्था विश्व में कितने प्रकार प्रचलित है? तो ये 3 प्रकार के प्रचलित हैं। पहला आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। और ये तीसरा क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखें क्या है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश शामिल है मुख्य रूप से? तो इसको हम कुछ इस प्रकार से, ऐसे, एक मिनट, ये रहा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पहला क्या हो गया, ये जितने भी यूरोपीय कंट्री है ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। यानी कि वे लोग प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सरकारी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे USA हो गया, UK हो गया, यानी कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल, ये सभी जो देश हैं ये सभी क्या है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन क्या है, ये एक और देखे थे, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या है, कौन कौन से देश हैं? तो मुख्य रूप से आपका 3 जो देश हैं उनको ध्यान में रखना होगा आपको। पहला हो गया रूस, क्योंकि रूस से ही क्या हुआ था, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अवधारणा यहाँ से पनपा था, यहाँ से शुरू हुआ था। दूसरा है चीन और तीसरा है क्यूबा। ये जो 3 देश हैं, ये इन्हीं तीनों देशों में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये गहन रूप से अपना यहाँ पर जड़त्व बना करके रखता है।
यहाँ की जो सरकारें हैं मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं। अब अगला देखें अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण कौन है, ये भारत और भी बहुत सारे देश हैं जैसे इंडोनेशिया, घाना। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे देश हैं जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाए हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उसी समय ये सभी एक संगठन बना था। आपको पता होगा कि नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष की संधि, यानी कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी था। तो इन दोनों को मिला करके एक अर्थव्यवस्था, नई अवधारणा चलाया, कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि हम समाज को भी लेकर के चलेंगे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी लेकर चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक नया अर्थव्यवस्था का प्रकार निकलकर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। यह पंक्ति किस शब्द का सटीक वर्णन कर रहा है? तो ये अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसकी परिभाषा के रूप में आप इस क्वेश्चन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि एक नियमित समय तक लोगों को रोजगार मिलता है और उसके बाद वे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे अभी क्या आया, कृषि धान का मौसम है, तो धान के मौसम में उनको काम मिलेगा, बाकी दिन वे क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। फिर जब धान का मौसम आएगा तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, चक्रीय रूप से एक चक्रीय बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो ये सेवा जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा भारत में अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा आय तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को हम समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। तो आप समावेशी विकास क्या होता है, इसका परिभाषा आप इस क्वेश्चन से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन से आयोग में सर्वप्रथम सतत विकास के बारे में बताया गया था? तो ये जो ब्रंटलैंड आयोग है, इसी आयोग में सबसे पहले सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाया गया था। इसकी अवधारणा निकल करके सामने आया था। ये सतत विकास क्या होता है, यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, यानी कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी, उसको ध्यान में रख करके संसाधनों का उपयोग करना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो संसाधन का भी उपयोग कर सके जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं सतत विकास। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित देश है? तो इनमें आप लोगों को पता है कि जहाँ जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वे सभी देश क्या है, विकसित हैं। यूएसए विकसित है, इंग्लैंड विकसित है, ऑस्ट्रेलिया ये भी विकसित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही, यानी कि तीनों ये सही है, विकसित देश हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम इसको कर दिया गया था, चेंज करके कर दिया गया था। और जो ये योजना आयोग है, इसका प्रथम योजना कब से शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजना आयोग 5 वर्षों का योजना लेकर के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो ये 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी कि 5 साल 1956 तक, फिर 1956 से लेकर के कब तक चलेगा, 1961 तक चलेगा। फिर 1961 से, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़ाई हो गया था पाकिस्तान से, तो ये योजना, तीसरा योजना में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कुछ वहाँ। अच्छा, और भी ऑप्शन देखते हैं, इसमें तो अब कुछ है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। योजना आयोग के बारे में और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। इनमें जो इनका अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष, यानी कि
जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, वो क्या हो जाएंगे, इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। और एक इनमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष। और इनकी सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। तो आपको इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा योजना आयोग के बारे में, ये सभी कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना या प्रयोग करना। यह पंक्ति किसका सटीक वर्णन कर रहा है? तो ये आर्थिक नियोजन, यानी कि देश की जो भी संसाधन है, देश में जो भी संसाधन है उसको समाज की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि अभी अगर समाज में बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ में क्या क्या क्षति हुआ उसके अनुसार क्या क्या उपयोग करना है संसाधनों को। जैसे लोगों तक पानी पहुंचाना है तो पहले पानी पहुंचाने में खर्च करेंगे, ये नहीं कि हाँ यहाँ बाढ़ आया और बिल्डिंग टूट गया तो पहले बिल्डिंग बनाओ, नहीं, पहले बिल्डिंग बनाना यहाँ प्राथमिकता नहीं। यहाँ पर क्या, लोगों को पानी पहुँचाओ। यहाँ पर लोग जो भूख से मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, उन सभी चीज़ों को पहुँचाना जो वहाँ पहले ज़रूरत है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। नियोजन का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग, यानी कि क्या प्लान बना रहा है। तो आर्थिक यानी कि जो भी आय प्राप्त होने का जरिया है उसका योजना बनाना, प्लानिंग करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। और दूसरा कब तक चला था? 1956 से लेकर के 1961 तक। अच्छा, 1949 में कोई ऐसा घटना हुआ है जो कि हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में या फिर हिस्ट्री में? तो ये कमेंट में करके आप लोग बताइए। 1952 में क्या हुआ था? एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। 1950 में तो ये क्या, आर्थिक नियोजन वाला कौन था? ये योजना आयोग, इसका गठन किया गया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उपाध्यक्ष की सहायता हेतु योजना आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो ये 8 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो ये 1952 में किया गया था। क्योंकि जो राज्य अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना का, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे, कृषि उत्पादक को हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन कोई ऐसा राज्य था जो पहले से कृषि में संपन्न राज्य था, जैसे पंजाब। तो इनको तो ये ज़रूरत नहीं कि हाँ हम कृषि में बढ़ाएंगे, तो पहले से इसमें क्या है, तो निपुण है, इसमें पहले ही से बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो इनको तो ये ज़रूरत नहीं है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में क्या अनबन हो सकता था, तो इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया कि हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद और कौन, योजना आयोग, दोनों मिल करके कार्य करने का काम करता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 22 है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो ये विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ये मुद्रा है। वस्तुओं का अभी तो इस्तेमाल ही बंद हो गया है, तो विनिमय का माध्यम क्या होगा? सबसे अच्छा मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो जब मुद्रा से कर रहे हैं तो मौद्रिक है, तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली होगा। अगर वस्तु से कर रहा है तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब राष्ट्रीय आय में उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये प्रति व्यक्ति आय होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके निर्देशन में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था? तो ये डॉक्टर महबूब उल हक के निर्देशन में इसको तैयार किया गया था। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे अग्रणी देश कौन था? तो ये नॉर्वे था। नॉर्वे ये एक यूरोपीय देश है। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन देखें। अच्छा, इसका आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे आइए आप देखते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में भी।
ये ऑप्शन नंबर डी है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में ये पहला क्या तो राष्ट्रीय आय गणना करने की कोशिश किए थे। तो इन्होंने क्या बताया कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, भारत का 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, और 8660 रुपये के आसपास इन्होंने बताया था कि भारत का कुल इतना क्या है पैसा है, 86 करोड़ रुपया में था, 8600 करोड़ के आसपास था। और इन्होंने एक किताब लिखा था क्या, द अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, और उन्होंने उसी पुस्तक में इसका बात किया था प्रति व्यक्ति आय का। पीसी महालनोबिस कौन थे? तो इनकी अध्यक्षता में एक सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य कार्य था कि भारत में जो भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं वो निष्पक्ष एवं स्वच्छ हो। उनकी अध्यक्षता में इनको बनाया गया था। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी संगठन का जनक भी कहा जाता है। ये मोहम्मद यूनुस कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस मुख्य रूप से जो सरकारी क्या होता है सहकारी सहायता समूह यानी कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनका जनक इनको बोला जाता है। इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज। ये है कहाँ के? तो ये बांग्लादेश के एक प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, और जो कि अभी जो तख्ता पलट हुआ है तो उनमें ये शासन चला रहे हैं, अभी अंतरिम सरकार को ये चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव विकास तालिका में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये कौन है? नॉर्वे है। और भारत का स्थान कैमा था? 126 था, 126वां स्थान पर था कौन? भारत। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं जीवन आशा, ये भी है, शिक्षा है, और ये जीवन स्तर सूचकांक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के समय में विकसित हुआ था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मतलब इनके निर्देशन में विकसित हुआ था पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएन के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसी प्रकार से भारत सरकार भी इनको जारी करने का कार्य करता है। तो जो ये पहला रिपोर्ट आया था तो सबसे उसमें अग्रणी राज्य कौन था? सबसे ऊपर कौन था? ये केरल था। और सबसे नीचे कौन था? ये बिहार था, अपना प्यारा बिहार। तो नीचे है, हाँ, तो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग कि हाँ सबसे नीचे है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो बीमारू BIMARU, BI से क्या हो गया? बिहार हो गया, M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, A से क्या हो गया? असम हो गया, R से क्या हो गया? राजस्थान, और U से क्या हो गया? उड़ीसा। तो ये सभी राज्य क्या आते हैं? बीमारू राज्य में आते हैं। और बीमारू राज्य में सबसे नीचे कौन होता है? बिहार ही होता है। तो कौन नहीं आता है? ये बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, लेकिन महाराष्ट्र तो वो काफ़ी क्या है डेवलप्ड है, तो ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव विकास सूचकांक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये 126वें स्थान पर था कौन? तो भारत। और प्रथम स्थान पर कौन था? ये नॉर्वे था, जो कि यूरोप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से क्या बिहार के पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकते? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो ये तो बहुत बड़ा कारक है। बाढ़ एवं सूखा से क्षति, तो ये भी है। औद्योगिक पिछड़ापन, ये भी है। संसाधन नियोजन, तो ये नहीं है। संसाधन नियोजन का इससे तो कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेना देना कुछ है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारे जो राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा बोला गया था। इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिया 2020। इन्होंने इसमें बताया था कि बिहार कैसे 2020 तक विकास कर सकता है, और इसी में इन्होंने बोला था कि बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है, भारत का विकास तब तक संभव नहीं जब तक बिहार विकास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, हाँ, तो केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बिहार सरकार को पैसा देगा, तो इससे क्या होगा? आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने में सहायता होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी है, भ्रष्ट एवं कुशल प्रशासन
तो ये भ्रष्ट एवं कुशल प्रशासन को क्या करना, खत्म करना, तो ये भी है। उद्योगों का विकास, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। अगर ये नहीं भी होता तो क्या होता, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, तो ये दो सही हो रहा है, तो क्या होगा, एक से अधिक सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार से टूटकर झारखंड राज्य कब बना? एक अर्थशास्त्री है, एक मिनट, कौन, कुजनेट, कुजनेट, इनके द्वारा बताया गया था कि गरीबी एक कैंसर की तरह होता है। और भी ऑप्शन में हम सब इसको देखें तो प्रोफेसर मार्शल, इनको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स का जनक बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संगठन के क्या हैं, तो ये जनक हैं। और रेगनर नर्स, इन्होंने क्या किया था, तो गरीबी के दुष्चक्र को इन्होंने परिभाषित किया था। क्राउथर के अनुसार एक बस परिभाषा दिए थे मनुष्य की कि वे सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि सबसे अच्छा आविष्कार जो है वो क्या है, मुद्रा है, क्राउथर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार का विकास दर भारत में क्या स्थान रखता है? तो भारत में इसका दूसरा स्थान है। और इस तरह से जो विकास कर रहा है, तो कुछ अर्थशास्त्री इसका आश्चर्य का विकास भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2400 कैलोरी किस क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए निश्चित है या जो गरीबी रेखा को प्रदर्शित करता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या है, प्रदर्शित करता है। कौन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नरेगा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका सही आंसर है। ये आया कब था? तो ये 2006 को आया था। कब? तो 2006 में आया था। यानी कि ये आपको गारंटी देता है कि हम रोज़गार देंगे। इसके तहत लोगों को 100 दिनों का गारंटी रोज़गार दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है सरकार, तो ये तो गारंटी है कि आपको रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है तो आपका वेतन और भत्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर 2009 में 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी के जन्म की जयंती पर इसका नाम रख करके क्या बदल दिया गया, एमजी लगा दिया गया। एमजी यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, नरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिनों की दी जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 50 दिन तो सही नहीं है, 90 दिन ये भी सही नहीं है, 80 दिन ये भी सही नहीं है। तो कितने दिनों को दिया जाता है? ये 100 दिनों का रोजगार देने का वादा करता है। कौन? तो नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, कब नरेगा बना? तो ये 2006 में बना था और इसका नाम बदल करके 2009 में क्या कर दिया गया था, नरेगा कर दिया गया था। मनरेगा कर दिया गया था, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? ये विकसित देश कहलाता है। और जिसका कम होता है वो क्या, अविकसित या फिर विकासशील या फिर अर्ध विकसित। तो ये उस पर निर्भर करता है कि उसका प्रति व्यक्ति आय कितना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है और ये तो सबसे ऊपर श्रेणी में था, कहाँ, विकास की श्रेणी में। और गोवा, तो गोवा में क्या है, जो प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ, ये गोवा है और गोवा एक विकसित राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है? ये गोवा का सर्वाधिक है। अगर यूनियन टेरेटरी में चले तो क्या, दिल्ली का क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय मानव विकास की पहली रिपोर्ट किसके अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये केरल है। और सबसे नीचे कौन था? ये बिहार था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, केरल। और सबसे नीचे कौन था? तो ये बिहार था। क्वेश्चन नंबर 46 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये टका है। डॉलर किसका है? तो ये यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है। कोरोना किसका है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइए कि कोरोना किसका है। और दिनार किसका है? दिनार किस देश का करेंसी है? कोरोना किस देश का करेंसी है? क्वेश्चन नंबर 47 है,
निम्नलिखित में से कौन सा यह से तृतीय क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ये व्यापार ये भी है, बैंकिंग ये भी है, परिवहन ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से द्वितीय क्षेत्र का भाग नहीं है? उद्योग तो यह है, निर्माण तो ये भी है, बिजली और एवं गैस एवं बिजली तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो ये कमेंट में बताइए, और प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है? क्यूबा तो है, चीन तो ये भी है, रूस तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।